नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत होगी भारत बांग्लादेश पर दबाव बनाएगा। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की है। भारत के विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में कहा है कि बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यह बयान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के साथ भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की हालिया यात्रा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश सरकार को इस मसले पर भारत की चिंता से अवगत कराया है। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की उम्मीद है। पिछले दिनों की वारदातों से साफ है कि बांग्लादेश अपनी खुद की चला रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत किसी तरह से बांग्लादेश पर दबाव डालकर वहां रह रहे हिंदुओं की रक्षा करवा सकता है। कूटनीति अब जब फेल होती दिख रही है तो अर्थव्यवस्था एक राह दिखा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश की भारत पर निर्भरता काफी हद तक है। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है। इस 4,367 किलोमीटर लंबी सीमा के चलते बांग्लादेश का व्यापार और सुरक्षा भारत पर अत्यधिक निर्भर है। उदाहरण के तौर पर 2022-23 में भारत और बांग्लादेश का कुल व्यापार 16 अरब डॉलर था। इसमें बांग्लादेश का भारत को निर्यात मात्र 2 अरब डॉलर था, जबकि भारत से आयात 14 अरब डॉलर। भारत कपास, अनाज, चीनी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इस्पात जैसे उत्पाद पड़ोसी मुल्क को भेजता है। बांग्लादेश की अगर जीडीपी की बात करें तो उसमें कपड़ा उद्योग का 11% योगदान है। इनमें से भारत अपने कुल कपास उत्पादन का 35% बांग्लादेश को निर्यात करता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से जीडीपी वृद्धि दर जो पहले 6.3% थी, अब 5% से भी कम होने का अनुमान है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में गिरावट और महंगाई में उछाल ने हालात और खराब कर दिए हैं। पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में 25,000 टन चीनी पाकिस्तान से मंगाई, लेकिन इसकी कीमत भारत के मुकाबले अधिक थी। चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश को परमाणु तकनीक देने का लालच दे रहे हैं, लेकिन इससे बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या कारोबार का दबाव बनाकर बांग्लादेश को मनाया जा सकता है और किन किन तरीकों से भारत बांग्लादेश में अपने हितों को सुरक्षित कर सकता है। क्यों कूटनीति फेल हो रही है। भारत के लिए बांग्लादेश पर लगाम लगाना और अपने पाले में लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान उस पर डोरे डाल रहे हैं। तो यह सवाल कि क्या बांग्लादेश पर आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से हम कुछ हद तक प्रभाव डाल सकते हैं या यूं कहे कि दबाव बना सकते हैं, ताकि बांग्लादेश जिस राह पर अग्रसर है और वहां पर अल्पसंख्यक, उसके यहाँ के अल्पसंख्यक यानी मेजॉरिटी हिंदू के ऊपर जो अत्याचार की खबरें आ रही हैं, उससे वहां के अल्पसंख्यकों को निजात मिल सके। कूटनीति संभवतः फेल होती हुई काफी हद तक नजर आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं है। तो क्या अब अर्थव्यवस्था इस बाबत कुछ दबाव बनाएगा? काफी हद तक बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। वहां की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग, कपड़ा व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और भारत अपने कपास का 35% बांग्लादेश को ही निर्यात करता है। इससे यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बांग्लादेश कितना बड़ा मार्केट है भारत के लिए। और ऐसे में यदि आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक दबाव बनाया जाता है तो बांग्लादेश क्या उसे टॉलरेट कर पाने में सक्षम होगा?
यह एक बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों खास मेहमान का बहुत स्वागत है। करोड़ी सिंह साहब, आपसे शुरुआत करते हुए, अब चूंकि कहावत भी है और एक बात कही जाती है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर दिया जाता है, तो क्या तमाम डायलॉग के स्तर से जो हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, वहां की अंतरिम सरकार बांग्लादेश की उस राह पर चलती हुई अभी तक तो प्रभावी तरीके से नजर नहीं आ रही है? और आर्थिक दृष्टिकोण से कितनी डिपेंडेंसी है बांग्लादेश की भारत के ऊपर, यह किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में आपको लगता है यदि इकोनॉमिक फ्रंट पर हम उस लड़ाई को या फिर यूं कहे उस डायलॉग को आगे बढ़ाएं तो फिर बांग्लादेश के लिए इसे टॉलरेट कर पाना शायद मुश्किल होगा? करोड़ी सिंह साहब। देखिए कुणाल जी, आपका जो अंतिम प्रश्न है वो मैं पहले लेता हूँ। हाँ, कि क्या भारत आर्थिक दृष्टि से कोई दबाव बना सकता है। दूसरा जो कूटनीति का सवाल है वो बाद में दूंगा। देखिए, बांग्लादेश की जिस तरह की स्थिति है, बांग्लादेश भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भारत पर निर्भर है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों देशों की परस्पर निर्भरता है। तो इसमें चीन और पाकिस्तान पे किसी रूप में निर्भरता नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से और कूटनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बांग्लादेश में जो एरिया है उसमें अंग्रेजों के जमाने से ही दो तरह की शक्तियों में टकराव या कंपटीशन होता रहा है। एक इस्लाम पसंद रही है, एक बांग्लादेशी तहजीब या संस्कृति की पसंद रही है। और इन दोनों में 1947 में इस्लाम पसंद शक्तियां थी वो हावी हो गई और इस पाकिस्तान बन गया। फिर जब बहुत लंबा समय निकल गया, तो उसके बाद इससे इस्लामिक जो शक्तियां थी वो शक्तिशाली बनी और इस कंपटीशन की वजह से भारत की कूटनीति ज्यादा सफल नहीं हो पा रही है। बांग्लादेश की जो आंतरिक स्थिति है, दो अलग अलग शक्तियों में जो कंपटीशन है, तो ये वहाँ की जो इस्लाम पसंद शक्तियां हैं ये मान के चलते हैं कि जो बंगाली तहजीब पसंद शक्तियां हैं उनको भारत सपोर्ट करता है या उनके भारत के ज्यादा अच्छे लीडरशिप में अच्छे संबंध है। और वो ये मान के चलते हैं कि भारत इसलिए हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसा आशंका उनको रहती है। वो इसलिए रहती है कि जितने देश हैं दुनिया में कूटनीति में अपनी संप्रभुता और अपनी अखंडता को लेकर आशंकित रहते हैं। इसमें बराबर के देशों में जो अविश्वास का संकट होता है और छोटे और बड़े देश में अविश्वास का संकट होता है, उसकी प्रकृति पूर्णतः भिन्न होती है। और भारत और बांग्लादेश का देखें तो बांग्लादेश भारत की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए पारस्परिक निर्भरता में बांग्लादेश की निर्भरता भारत से ज्यादा है। लेकिन जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो इसमें एक अलग भूमिका निभा रहे हैं। और इसीलिए जब मोहम्मद यूनुस बने तो वो बहुत बड़े राजनेता नहीं है, राजनीति का अनुभव नहीं है। वो इस्लाम पसंद शक्तियों ने उसको मुखौटा बना लिया और अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में पिछला संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और मोहम्मद यूनुस में बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हम शायद को रिवाइव करेंगे। अभी इजिप्ट में जो 8 कंट्रीज हैं उसमें सब करीब मुस्लिम बहुल देश हैं, जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ईरान है, इजिप्ट है, टर्की है। तो वहाँ भी शाहनवाज है, बस पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात हुई और उन्होंने इन्वाइट भी किया है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से रिश्ते लोग बंगाली से तहजीब पसंद शक्तियां थी से अच्छे नहीं रहे। तो अब पाकिस्तान धर्म के नाम से फिर से बांग्लादेश में अपना हस्तक्षेप करना चाहता है। और पाकिस्तान और चीन एक साथ हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से चीन का प्रभाव भी वहाँ बढ़ता लग रहा है। ठीक है,
करोड़ी सिंह साहब, आपने जिस ओर इशारा किया, कई मुद्दों को आपने टटोला और अब हम संजीव साहब के पास इस प्रश्न के साथ जाएंगे, लेकिन उसके पहले सर, करोड़ी सिंह सर, आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि कृपया अपने नेटवर्क को थोड़ा टटोल ले सर। आपकी आवाज़ जब बात आप कर रहे थे तो थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही थी। खैर, श्रीवास्तव साहब, आपके पास आते हुए, और अब बात तो एवर रेलेवेंट, मतलब जब से इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में आई है तब से हम बांग्लादेश के ऊपर गाहे बगाहे चर्चा कर ही रहे हैं। ऐसे में अब आपको क्या एक अलग एंगल से, चूंकि अब कूटनीति की बात हुई, हम डायलॉग कर रहे हैं, और हमारे जो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भी कही है कि हम हर मुद्दों पर, मसलों पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, इंटरिम गवर्नमेंट को अवगत करा रहे हैं कि वहां पर अल्पसंख्यकों का आपका ख्याल रखना होगा। हैविंग सेड दैट, सबको पता है इकोनॉमिक फ्रंट पर बांग्लादेश भारत से कितना एक्सपेक्ट करता है। इतनी लंबी बॉर्डर, 94% का हिस्सा भारत से लगता है, स्वाभाविक सी बात है। अगर इन केस वह भारत के डायलॉग वाले रास्ते, कूटनीति वाले रास्ते पर नहीं रेसिप्रोकेट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो क्या इकोनॉमिकली हम उसे सही रास्ते पर लाने का मादा रखते हैं? चाहे कॉटन की बात हो, और मैंने तो यह भी देखा है हमारे जो खुद व्यापारी मंडल हैं दिल्ली के, वह भी कह रहे हैं ऑटो स्पेयर पार्ट्स भाई हम अब 1 महीने तक हम बांग्लादेश को नहीं देंगे। मतलब वो अब ये बात जता रहे हैं, और चूंकि 90% वो भारत से ही लेता है, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। चलिए, कॉटन है, स्पेयर पार्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या हम उस फ्रंट पर बांग्लादेश को सही रास्ते पर लाने का काम कर सकते हैं, या फिर दोनों चीजों को, डायलॉग, कूटनीति और आर्थिक दृष्टिकोण से भी साथ चल सकते हैं? आपको क्या लगता है सर? देखिए जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सर बिल्कुल आपकी आ रही है सर। हाँ जी जी, देखिए कुणाल जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश की भारत के ऊपर जो डिपेंडेंसीज हैं वो बहुत बड़ी हैं, और बांग्लादेश को भारत जाहिर है कि 12 बिलियन तक का जो उनका जो व्यापार है वो करता है, और 2 बिलियन वहां से बस हम इंपोर्ट करते हैं। और एक बड़ी डिपेंडेंसी बांग्लादेश की है। कॉटन तो एक प्रमुख फील्ड है ही, प्रमुख सेक्टर है ही। साथ ही साथ जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसको भी भारत बांग्लादेश को देता है। अन्य जो जरूरी वस्तुएं हैं, लगभग 6000 ऐसे आइटम्स हैं जो कि भारत के माध्यम से बांग्लादेश को जाते हैं, और बांग्लादेश के लोग उसके आधार पर अपना जो है सामान्य जीवन बसर करते हैं। तो छोटी से छोटी बड़ी वस्तुओं से लेकर के बहुत ही हाईली जो पेट्रोलियम के और कॉटन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं या रॉ कॉटन है वो बांग्लादेश को जाता है। और ऐसे में भारत के पास निसंदेह ये विकल्प है कि यदि बांग्लादेश अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाता है और बांग्लादेश में स्थितियां ऐसे ही बिगड़ती हैं, बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो हमले हैं वो ऐसे ही अगर लगातार जारी रहते हैं, साथ ही साथ यदि बांग्लादेश की जो टेरिटरी है वो भारत के विरुद्ध आतंकवाद की साजिशों के लिए अगर वो इस्तेमाल होती है, तो जाहिर है कि ये जो नया भारत है वो बांग्लादेश की इस तरह के व्यवहार को और वहाँ की कट्टरपंथियों के ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा, और यथोचित जो कार्रवाई है उसके करने के बहुत सारे विकल्प भारत के पास हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक सैंक्शंस तो है ही, आर्थिक प्रतिबंध के लगा करके अनेक वस्तुओं का व्यापार बांग्लादेश को रोक करके हम ऐसे कदम निसंदेह उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो आतंकवादी और अतिवादी जो ताकतें हैं उनको भी डिस्करेज करने के लिए भारत के पास सारे विकल्प मौजूद हैं। आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद और अतिवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। और हमने ये देखा है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी जिहादी ताकतें हैं, ये अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। और हमने ये भी ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि बांग्लादेश में जो हुजी जो बांग्लादेश है वो भी एक्टिव है, अन्य जो आतंकी संगठन है वो भी एक्टिव हैं। 50 जेलों से, बांग्लादेश की जेलों से भागे हुए आतंकियों को मिला करके एक नया आतंकवादी संगठन भी तैयार किया जा रहा है वहां पे, और जाहिर है कि एक आतंकी साजिशें रची जा रही हैं। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी की 94% जो सीमा है भारत से साथ जुड़ती है, वो राष्ट्र अगर वो बड़े डिफेंस डील्स कर रहा है और आतंकवादी संगठनों को प्रेशर दे रहा है, तो आखिर उसका इस्तेमाल वो कहाँ करेगा? ये बहुत स्वाभाविक है कि भारत उसका टारगेट होगा। तो ऐसे में भारत की बहुत ही पैनी वॉच है, और मेरा ऐसा मानना है कि भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ
कड़े से कड़े कदम उठाने का भी विकल्प रखता है। हाँ। यद्यपि कि भारत का जो रुख है कुणाल जी बहुत सकारात्मक है। हाँ। हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने बांग्लादेश की यात्रा भी की और वहाँ पे सभी नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है। हाँ। लेकिन इस पूरी मुलाकात के संदर्भ में हमने ये स्पष्ट रूप से मैसेज दिया है कि बांग्लादेश को जो हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, कानून का शासन वहां स्थापित करना चाहिए और जाहिर है कि भारत की ये भी सलाह है कि वहां पर वो जो है जल्द से जल्द अगर चुनाव भी करा पाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं वो निसंदेह अभी भी चिंताजनक है। यद्यपि कि यहाँ पर मेंशन करना आवश्यक है कि जब हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री बांग्लादेश की यात्रा से लौटे उसके अगले ही दिन बांग्लादेश ने इस बात को एडमिट किया कि उसने 88 केसेस दर्ज किए हैं कट्टरपंथियों के खिलाफ, 70 से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है। लेकिन ये जो कार्रवाइयां हैं जाहिर है कि भारत के दबाव में उसने जरूर ऐसा एडमिशन किया है, लेकिन ये अभी भी यथोचित कार्रवाई नहीं कही जा सकती। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कट्टरपंथियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है। और भारत पर कितनी निर्भरता है बांग्लादेश की, और पाकिस्तान और चाइना से जो बांग्लादेश की नजदीकी है उसके भी कई अहम मुद्दों को हम टटोलेंगे। आप करोड़ी सिंह सर आपके पास आते हुए और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो पहले भारत के साथ इतना मित्रवत हुआ करता था, एकाएक सत्ता परिवर्तन के बाद उसके रुख आक्रामक और अलग से हो गए हैं। इसमें फॉरेन प्लेयर्स की भूमिका को आप कितना तवज्जो देते हैं, क्योंकि ये जो प्रकरण सामने आ रही है अचानक कोई यूं ही नहीं बदल जाता, और क्या इस तरह के बदलाव से बांग्लादेश अपने खुद के लिए आगे भविष्य में गड्ढे खोद रहा है, क्योंकि चीन किसी की यूं ही मदद नहीं करता। पाकिस्तान के साथ वहां के इंटरिम गवर्नमेंट के मोहम्मद यूनिस की वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात, ये पिक्चर से क्या बयां करती है सर? करोड़ी सिंह सर। देखिए कुणाल साहब ने एक नहीं 3 सवाल पूछ लिए। हाँ। और जो पहला सवाल है कि भारत और बांग्लादेश के दोस्ताना संबंध रहे हैं परंपरागत तरीके से, अब क्यों बिगड़ रहे हैं? देखिए भारत की, जैसे संजीव जी से मैं सहमत हूँ कि भारत बहुत ही संवेदनशील है, भारत कोई कड़े कदम नहीं उठाना चाहता, सकारात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि भारत नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को परस्यू करता है और सामान्यतः भारत के छोटे पड़ोसी देश हैं वो उनका भी सकारात्मक रूप होता है। और जैसे अभी इसी हफ्ते श्रीलंका के प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा और सामरिक हितों से कोई समझौता नहीं होगा, तो सामान्यतः ये बात होती है। लेकिन बांग्लादेश में आंतरिक राजनीति है, उसका रिफ्लेक्शन भारत और बांग्लादेशों के संबंधों पे पड़ा है। क्योंकि जब तत्काल कोई परिवर्तन होता है, एब्रप्ट चेंज होता है, तो बांग्लादेश में हुआ, जिनको वहां से बाहर आना पड़ा और जनवरी में चुनाव हुए, उस पे भी आपस में राजनीति चल रही थी। तो वैसी स्थिति में जो भी नया डिस्पेंसेशन आता है, नई सरकार बनती है, वो पुरानी सरकार के जो सिंबल्स होते हैं या नीति होती है उसको बदलने का प्रयास करता है। केवल नीति नहीं, आंतरिक लेवल पे जो प्रतीक होते हैं उनको भी बदलने का कोशिश करता है। और ये अभी जब विजय दिवस मनाया गया 16 दिसंबर को, उसमें भी रिफ्लेक्ट हुआ बांग्लादेश में, जहाँ परंपरागत तरीके से जिस तरह से विजय दिवस मनाया जाता है वो नहीं मनाया। और जो सोहरावर्दी पार्क में मनाते थे वहाँ नहीं मनाया, ये कहा गया कि मिलिट्री दूसरी जगह बिजी है। इसके साथ यहाँ तक कि फादर ऑफ द नेशन की मूर्ति को भी तोड़ा गया। तो ये आंतरिक राजनीति है और ये आंतरिक राजनीति का रिफ्लेक्शन भारत में इसलिए पड़ा कि भारत हमेशा सहयोग करता रहा है, जो भी सरकार बांग्लादेश में रही है परंपरागत तरीके से। तो पिछली सरकार को ये मान रहे हैं कि भारत के साथ ज्यादा अच्छे संबंध थे, इसलिए उस सरकार की जो नीति है उसको हम बदलना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो बांग्लादेश की वर्तमान सरकार की स्थिति है उसको पाकिस्तान और चीन जैसे जिनके भारत के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, उन्होंने एक अवसर के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। और वो अवसर कितना, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सफल होगा, लेकिन आज की स्थिति में पाकिस्तान चीन से भी ज्यादा बांग्लादेश के नजदीक आने का प्रयास कर रहा है। सामान्यतः पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत से लोगों को वीजा भी बांग्लादेश इश्यू नहीं करता है, लेकिन अब पाकिस्तान के लोगों
लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो गया है, दूसरी वर्ग का भी हो गया है, और धार्मिक दृष्टि से भी पाकिस्तान वहाँ पे दबाव बनाना चाहता है, कंसोलिडेट करना चाहता है, और जो पुरानी एफिनिटी है धर्म के आधार पे उसको मजबूत करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में भारत क्या कर सकता है? मुझे लगता है भारत का सकारात्मक दृष्टिकोण है और बांग्लादेश भी अपनी स्थिति समझेंगे और भारत के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये चुनाव के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। अभी जो सरकार है उसके पास जनता का, वहाँ के आवाम का मैंडेट नहीं है, इसलिए अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो मुझे लगता है कि भारत से अच्छे संबंध बनाने वाली सरकार निश्चित रूप से कुणाल आएगी वहाँ। ओके सर। संजीव सर, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमने ब्रेक पर जाने के पहले ये चर्चा की थी कि इकोनॉमिकली क्या हम बांग्लादेश को टैकल कर सकते हैं, लेकिन सर उसी के साथ एक अगला लगता हुआ सवाल है कि क्या हम ही एकमात्र विकल्प हैं बांग्लादेश का? क्योंकि हमने देखा है कि अब तो पहले चीनी हमसे लेता था, पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी उसने आयात किया है, भले बढ़े हुए दाम पर सही। तो क्या यदि हम कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाते हैं अपने एक्सपोर्ट्स को लेकर के, तो क्या वह चाइना और पाकिस्तान में उसका एक विकल्प ढूंढ रहा है, और क्या हम इस फ्रंट पर सक्सेसफुल हो सकते हैं? ये भी एक सवालिया निशान है सर। देखिए कुणाल जी, मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जो सरकार है वो बांग्लादेश के साथ एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट बना करके रखेगी, और बांग्लादेश में स्थितियां जरूर चिंताजनक हैं और अनेक ऐसे साजिशें रची जा रही हैं कि जिससे कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हो। लेकिन भारत की ऐसी स्थितियों में जो विदेश नीति होती है वो विवेकपूर्ण होती है, बुद्धिमत्तापूर्ण होती है। और यहाँ पर मैं मालदीव का एग्जाम्पल अवश्य देना चाहूंगा कि मालदीव्स में भी इसी तरीके से आंतरिक रूप से अनेकों ऐसी स्थितियां पैदा करने की कोशिशें की गई, साजिशें रची गई। इंडिया आउट कैंपेन इत्यादि, और इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए जो मोइजू की जो सरकार थी वहां पर हमारा एक जो डॉर्नियर जो एयरक्राफ्ट था उसको भी उन्होंने उसके जो मेंटेनेंस के लिए और उसके मैनिंग के लिए जो हमारे मिलिट्री पर्सनल थे उनको भी विड्रॉ कराने के लिए मालदीव की सरकार ने भारत से जो आग्रह किया। और लेकिन उसके ऐसे सारे कदमों के बावजूद भी भारत ने मालदीव्स के साथ अपना एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट बना करके रखा। उसी तरीके का कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट भारत की सरकार बांग्लादेश के साथ भी मेंटेन कर रही है। और लेकिन भारत ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि जहां तक अतिवाद और आतंकवाद जैसे विषय हैं उस पर ये भारत कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और बांग्लादेश की सरकार के साथ जैसे कि मैंने कहा कि हमारा एंगेजमेंट बना हुआ है, लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर जो अतिवादी जो ताकतें हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो जिस तरीके से वहाँ की माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं वो इस नए भारत को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और साथ ही साथ जो आतंकवादी जो गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, जो अनेक साजिशें आतंकवाद के बेस को बनाने की चल रही हैं, वो भी भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो भविष्य में भारत यदि बांग्लादेश के विरुद्ध कोई कार्रवाई करता है तो उसका जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है उसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से बांग्लादेश को कम्युनिकेट करना होगा कि ये जो कार्रवाई है ये बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ नहीं होगी। भारत यदि कोई कठोर कदम उठाता है तो जाहिर है कि वो कट्टरपंथी जो साजिशें हैं, जो आतंकपरस्त साजिशें हैं, उसके खिलाफ ही भारत कदम उठाएगा। अदरवाइज भारत ये कोशिश करेगा कि बांग्लादेश में भले से वहां पर जो एक राजनीतिक अस्थिरता वाली स्थिति हो, उसके बावजूद भी भारत बांग्लादेश के साथ एक एंगेजमेंट को बना करके रखेगा। और ये बात बहुत स्पष्ट है। और हम ये नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध इतने ज्यादा बिगड़ जाए कि बांग्लादेश शत्रुओं के जो है खेमे में जाकर के बैठ जाए। इस तरीके की स्थितियां हम नहीं चाहेंगे। यही मैं एक और एग्जांपल आपको म्यांमार का देता हूं। म्यांमार में जो मिलिट्री जुंटा है उसके साथ भी भारत सरकार के अच्छे संपर्क हैं। साथ ही साथ जो वहाँ पर रेबल्स हैं, जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं जुंटा के खिलाफ, उनसे भी भारत संपर्क में है। इवन की अराकान आर्मी के साथ भी भारत के जो है अच्छे संपर्क हैं। तो ऐसे में भारत की जो संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी जो नीति है, और वैसे भी हमारी जो विदेश नीति में नेबरहुड फर्स्ट को लेकर के हम चलते हैं, बिल्कुल। तो नेबर्स के साथ अच्छे संबंध को बना के रखना हमारा अप्रोच रहा है। और बांग्लादेश के साथ भी हम इसी तरीके के सकारात्मक अप्रोच के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन जो अतिवाद और आतंकवाद है ये भारत को बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल सर, और कोशिश तो हम यही करेंगे, चूंकि हम ऐसा करते भी आए हैं, अपने अप्रोच को सही रखना। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो भारत और बांग्लादेश के तनावपूर्ण रिश्ते उलझेंगे और या फिर
सुलझ भी सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश हमारी तरफ से सदैव जारी रहेगी। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।